हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में डिफरेंस क्या है और उनके प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है। तो वो है उनका सिलेक्शन का, जो सैंपल सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से, उसका जो प्रोसेस है वो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो रैंडम सिलेक्शन होता है। जो भी यूनिट्स हम पॉपुलेशन में से अपनी सैंपल में लेते हैं उनका सिलेक्शन रैंडम होता है, उनमें रिसर्चर का बायस बहुत कम होता है या फिर और भी जो भी एरर्स हो सकते हैं वो बहुत कम होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कंपैरिजन में। तो ये मेजर डिफरेंस है। जब भी आप कंफ्यूज हो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है या दूसरा टाइप है, तो आपको ये देखना है कि उसमें से जो सिलेक्शन हो रहा है यूनिट्स का वो रैंडम है या नहीं है। सो ये है मेन डिफरेंस। बाकी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कुछ फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो हर एक एलिमेंट होता है पॉपुलेशन में उसका सैंपल में सेलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि हर एलिमेंट का सैंपल में सेलेक्ट होने के लिए इक्वल चांस होता है और जो भी सिलेक्शन के चांसेस है वो एक दूसरे एलिमेंट से इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक सेलेक्ट हो गया तो उसका इन्फ्लुएंस होगा दूसरे पे सेलेक्ट नहीं होने के लिए, या फिर दूसरे पे होगा कि उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, सबके इक्वल चांसेस होते हैं। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं वो अपनी पॉपुलेशन का ज़्यादा अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेटिव होता है या फिर उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब है कि जो फीचर्स उस पॉपुलेशन में है उसी प्रोपोर्शन में सेम फीचर्स सैंपल में भी हो हमारे सैंपल में। जैसे कि अगर 50% वीमेन है किसी पॉपुलेशन में तो हमारे सैंपल में भी 50% वीमेन आनी चाहिए जो हम सेलेक्ट करेंगे उसमें, तभी वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। या फिर मान लीजिए अलग अलग माइनॉरिटी ग्रुप्स की, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का जो भी परसेंटेज पॉपुलेशन में है उसी प्रोपोर्शन में हमारे सैंपल में होना चाहिए, तभी वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मैकेनिज्म के कंपैरिजन में। और जो रिजल्ट हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू जो सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं उसको स्टडी करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हम जनरलाइज कर सकते हैं पॉपुलेशन पे, उसके चांसेस ज़्यादा रहता है। तो जनरलाइजेशन का मतलब है कि एक्सटर्नल वैलिडिटी, यानी जो हमने सैंपल सेलेक्ट जो स्टडी किया है सैंपल उसका रिज़ल्ट सेम होगा। अगर हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते तो वो भी सेम रिज़ल्ट आता जितना हमने सैंपल स्टडी करके जो रिज़ल्ट आया है, तो उसे बोलते हैं जनरलाइजेशन या एक्सटर्नल वैलिडिटी। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को ज़्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ करते हैं। सो ये याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्वांटिटेटिव रिसर्च में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही हो, पर मोस्ट ऑफ टाइम क्वांटिटेटिव रिसर्च में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें कुछ हमें याद रखनी है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। अब हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अलग अलग टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या है कि जो हमने पॉपुलेशन, हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसकी एक लिस्ट बनाते हैं हम और उसमें से सारी यूनिट्स को हम रैंडमली पिक करते हैं। जैसे कि इसमें जो लॉटरी मेथड यूज़ होता है जिसमें सबका नाम लिख दिया और सबको सबकी लिस्ट बना ली या पर्ची बना ली, हमने एक जगह रख ली और उनमें से जितनी भी यूनिट्स हमें उठानी है उनको हम रैंडमली उस पर्ची को उठाएंगे, तो वो हो गया लॉटरी मेथड। तो ये सबसे सिंपल सैम्पलिंग का मेथड है। इसके बाद आता है सिस्टमेटिक या रेगुलर इंटरवल सैम्पलिंग। इसमें क्या करते हैं हम कि हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है उसका हमने लिस्ट बना लिया। इसमें हम पहला जो एलिमेंट है वो हम रेंडमली सेलेक्ट करेंगे, पर उसके बाद जो एलिमेंट आएगा वो हर, जो मान लीजिए हर 10वां एलिमेंट हम पिक करेंगे या फिर हर 20वां एलिमेंट पिक करेंगे। जैसे हमारे पास 100 लोग हैं तो 100 का हमने एक लिस्ट बनाया और पहला एलिमेंट जो है वो हमने इसे लॉटरी मेथड से रेंडमली उठा लिया। जैसे पहला आया हमारा 4th
नंबर पे जो एलिमेंट है वो, या फिर फोर्थ नंबर पे जो पर्सन है वो हमारे रेंडमली सेलेक्ट करने पे वो सेलेक्ट हुआ। तो अब हमने मान लीजिए इंटरवल रखा है कि हर 10वां एलिमेंट हम सेलेक्ट करेंगे। तो अब इसमें 4 में 10 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा कि अब नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो 14th नंबर वाला आएगा। तो इसमें हम पहली यूनिट को रेंडमली उठाते हैं और उसके बाद जो हमने इंटरवल फिक्स कर रखा है कि एवरी 10th यूनिट हम उठाएंगे लेंगे अपने सैंपल में, तो वो अपने आप आगे चलता जाएगा। इसमें 14 फिर 24 नंबर पे जो बी एलिमेंट होगा वो हमारे सैंपल में आ जाएगा। तो ये है सिस्टमेटिक या रेगुलर इंटरवल सैंपल, जिसमें एवरी nth एलिमेंट सेलेक्टेड इनटू सैंपल। बस इसकी खास बात ये है कि इसका पहला एलिमेंट जो होगा वो हम रेंडमली सेलेक्ट करेंगे, पर उसके बाद हम जो हमने इंटरवल फिक्स कर रखा है कि एवरी 10th एवरी 12th जो एलिमेंट है वो अपने आप आ जाएगा हमारे सैंपल में। नेक्स्ट टाइप है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड में हम क्या करते हैं, हमारे जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको, इसका यूज़ में कब करते हैं हम, जब हमारी पॉपुलेशन जो है वो हेट्रोजेनियस है, यानी उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उसमें अलग अलग ग्रुप के लोग हैं। जैसे सपोज हमने कोई स्टडी करनी है जिसमें हम अलग अलग माइनॉरिटीज़ हमारी पॉपुलेशन में हैं, अलग अलग माइनॉरिटीज़ के लोग, तो हम क्या करेंगे, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मान लेते हैं यहाँ। तो हम क्या करेंगे कि हमारी पॉपुलेशन में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं सबको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। जैसे पॉपुलेशन में हिंदुओं का एक अलग ग्रुप बना देंगे, मुस्लिम्स का अलग ग्रुप बना देंगे, क्रिश्चियंस का अलग ग्रुप बना देंगे। पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उनको एक अलग हिंदू का ग्रुप कर देंगे ऐसे। और पॉपुलेशन जो हमारी हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है उसको हमने ऐसे होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड कर दिया। और ये ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद हम जो सैंपल उठाएंगे इनमें से अलग अलग ग्रुप्स में से सैंपल लेंगे, हम चूज़ करेंगे या सेलेक्ट करेंगे हमारे सैंपल में जो लोगों को, तो वो हम रेंडमली करेंगे। इसमें से मान लीजिए हमें हिंदू वाले ग्रुप में से 10 लोगों को लेना है, तो ये 10 के 10 हम रेंडमली सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वाले में करते हैं, या फिर ये यूज़ कर सकते हैं, या सिस्टमेटिक या रेगुलर इंटरवल वाला यूज़ कर सकते हैं। कोई सा भी यूज़ करके 10 लोगों को हम रेंडमली इसमें से हिंदू वाले ग्रुप में से उठाएंगे। और ऐसे ही मान लीजिए मुस्लिम्स वाले में से 10 लेने हैं, तो हम इसमें से भी रैंडमली लेंगे और इसमें से भी क्रिश्चियंस में से भी 10 लोगों को रैंडमली लेंगे। अब हमें कितने लोग लेने हैं ये रिसर्चर पे डिपेंड करता है। या तो वो मान लीजिए कि जितनी पॉपुलेशन परसेंटेज की पॉपुलेशन हिंदुओं की है पॉपुलेशन में, उसी प्रोपोर्शन में लोगों को ले, या फिर वो सब में से इक्वल नंबर ऑफ पीपल को ले सकता है। तो वो डिपेंड करता है उसकी स्टडी पे और बाकी सब चीज़ों पे। तो हम इसमें सबसे पहले जो काम करते हैं वो ये करते हैं, हाँ, इसमें हम जो हमारी हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है उसको यूनिफॉर्म ग्रुप्स में या होमोजेनियस सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, है ना। और फिर उसमें से जो भी नंबर हमें उठाना होता है, लेने होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ पीपल्स हमारे सैंपल में, उनको रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये होता है सिस्टमेटिक नहीं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसको मेनली यूज़ तब करते हैं, एक तो हमारी पॉपुलेशन हेट्रोजेनियस हो, उसकी तो हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन की हमारे जो सैंपल में एक अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेशन हो ना। अगर हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ग्रुप्स का या जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, या फिर उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में हो सकता है हमारे में किसी ग्रुप का बहुत ज़्यादा हो और किसी का कम हो। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज़ कर सकते हैं। और एक और यूज़ होता है इसका, जब हमें अलग अलग ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करना हो, तो उसके लिए भी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज़ होती है। दूसरा नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल यूनिट को नहीं उठाते या फिर इंडिविजुअल पर्सन को नहीं चूज़ करते हम। इसमें हम जो हमारी पॉपुलेशन है उन उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर रैंडमली उस ग्रुप को ही चूज़ करते हैं, न कि इंडिविजुअल को चूज़ करते हैं। तो जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है उसमें हम ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद इंडिविजुअल एलिमेंट्स या यूनिट्स या पर्सन को चूज़ करते हैं या सेलेक्ट करते हैं अपने सैंपल में। पर क्लस्टर सैम्पलिंग में
हम इंडिविजुअल्स को नहीं सेलेक्ट करते, हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन को, पर ग्रुप्स जो इंडिविजुअल को सेलेक्ट करने की बजाय हम करेंगे ग्रुप्स को सेलेक्ट अपने, और ग्रुप्स को सेलेक्ट करने का जो मेथड होगा वो रैंडम मेथड ही यूज़ करेंगे हम, मैकेनिज्म जो यूज़ करते हैं बाकियों में वही। तो इसमें पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और उन ग्रुप्स को रैंडमली जितने भी हमें पिक करने, जैसे ये मान लीजिए कंट्री है, इसको हमने अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो इसमें से एक पार्ट में मान लीजिए 4 ग्रुप्स हैं ऐसे, तो ये हो गए हमारे 4 क्लस्टर्स। अब इन क्लस्टर्स में से मान लीजिए हम रेंडमली चूज़ करेंगे कि हमें एक इसमें से चूज़ करना है, तो हमने रेंडमली पिक किया और ये हमारे ग्रुप में सैंपल में सेलेक्ट हो गया। इसमें हमने रेंडमली सेलेक्ट किया और ये क्लस्टर मान लीजिए आ गया, इसमें ये क्लस्टर आ गया और इस वाले में ये वाला क्लस्टर हमारे सैंपल में हमने रेंडमली चूज़ किया तो ये आ गया। तो ये हमने ग्रुप को सेलेक्ट किया। अब नेक्स्ट हो सकता है हम इसको भी 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा हो हमने, कितने भी ग्रुप्स में हो सकता है, फिर इनमें से रेंडमली पिक कर सकते हैं। तो इसमें से ये ग्रुप आएगा, मान लीजिए सेलेक्ट किया रेंडमली, ये ग्रुप आ गया, इसमें भी फिर एक ग्रुप आ गया और इसमें भी फिर ये एक ग्रुप आ गया। तो ये मल्टी स्टेज भी हो सकती है, वन स्टेज भी हो सकती है। और जब हमने ये फाइनली ये ग्रुप हमारे इसमें आ गया, तो हो सकता है हम पूरे ग्रुप को स्टडी करें, हो सकता है इसमें से फर्दर इंडिविजुअल्स को रैंडमली पिक करें। तो इसमें फाइनल स्टेज में ग्रुप या इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, पर जो हमारे इनिशियल स्टेजेस होती हैं उनमें हम ग्रुप को चूज़ करते हैं, न कि इंडिविजुअल्स को हमारे सैंपल में। जैसे एरिया सैम्पलिंग होती है कि हमने अपनी कंट्री को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फिर रेंडमली हमने उन जो उस पार्ट को हमने रेंडमली पिक किया, तो कोई जो पार्ट हमारे सैंपल में आएगा उसको फर्दर डिवाइड करके उसका सब पार्ट भी डिवाइड कर सकते हैं कैसे भी, और फिर उसको स्टडी कर सकते हैं। तो मेन एडवांटेज इसका होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये, इसलिए यूज़ करते हैं इसको। और इसी का टाइप है मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। इसमें फर्दर क्लस्टर्स में डिवाइड करके और उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो मेन डिफरेंस है वो है सिलेक्शन का प्रोसीजर उनका क्या है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम रैंडम सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम रैंडम सिलेक्शन नहीं करते। हम जो रिसर्चर है वो अपने जो उसका पर्पस है उसके हिसाब से लोगों को नॉन रैंडमली सेलेक्ट करता है ना। तो ये मेन डिफरेंस था। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कब यूज़ करते हैं, मेन तो ये जानना है हमें, जब हमारी जो पॉपुलेशन है उसका हमें साइज़ नहीं पता हो, उसकी कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं हो, उस पर कोई डाटा अवेलेबल नहीं हो, तब हम नॉन प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं। और इसमें जो हर एक एलिमेंट होता है उसका इक्वल चांस नहीं होता है सेलेक्ट होने का सैंपल में। जो पॉपुलेशन में जितने यूनिट्स हैं उनके किसी का ज़्यादा चांस होता है, किसी का कम चांस होता है, इसीलिए इसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं, क्योंकि रैंडम में सबका इक्वल चांस होता है। और ये जो सैंपल हम पिक करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर के थ्रू, वो लेस रिप्रेजेंटेटिव होता है अपनी पॉपुलेशन का। और इसमें इस सैंपल जो हम सेलेक्ट करेंगे उसमें एरर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बाइसेस रिसर्चर के बाइसेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये रिसर्चर के अपने जजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो रिसर्चर डिसाइड करेगा कि कौन सा एलिमेंट सैंपल में आएगा और कौन नहीं आएगा, क्योंकि कोई पहले से डिफाइंड लिस्ट है नहीं, साइज़ उसको पता नहीं है अपनी पॉपुलेशन का, इसलिए ये कम टाइम लेता है। एक तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें मोर सब्जेक्टिव होता है। ये सब्जेक्टिव का मतलब इसमें रिसर्चर जो है वो अपने हिसाब से सैंपल्स पिक करता है ना, वो कोई प्री डिफाइंड एक सेम जो पॉपुलेशन है वो नहीं होती, कोई प्री डिफाइंड प्रोसीजर नहीं फॉलो करता, वो बस उसको जो लगता है उस हिसाब से सेलेक्ट करता है सैंपल में। और क्वालिटेटिव रिसर्च में मोस्ट ऑफ टाइम ये वाला नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का तरीका जो है वो फॉलो होता है। और इसकी मेन प्रॉब्लम जो होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, वो होती है ह्यूमन जजमेंट एरर, या जो रिसर्चर है उसके बायस
सैम्पलिंग में रिफ्लेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी हम देख लेते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के डिफरेंट टाइप्स। पहला है पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग। इसमें जो रिसर्चर है वो जो यूनिट सेलेक्ट करेगा अपने सैंपल में पॉपुलेशन में से, क्योंकि पॉपुलेशन की कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है, कोई ना उसको साइज ही नहीं पता कितने लोग हैं इस टारगेट पॉपुलेशन में, उसको जो जिस एरिया में स्टडी करनी है उसमें। तो वो रिसर्चर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसका स्टडी का पर्पस क्या है उस हिसाब से, अपने हिसाब से उसको जो ठीक लगेगा कि ये वाला यूनिट या फिर ये पर्सन मेरे स्टडी के लिए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, तो उसको वो अपने सैंपल में सेलेक्ट करेगा। तो इसमें जैसे हमें गिफ्टेड चिल्ड्रन की स्टडी करनी है, तो हमारी टारगेट पॉपुलेशन होगी जितने भी गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं कंट्री में, वो हमारे टारगेट पॉपुलेशन है। पर हमारे पास कोई वो लिस्ट नहीं है कि कौन कौन गिफ्टेड चिल्ड्रन है, कितने हैं। तो वो रिसर्चर जो जितने भी उसके कांटेक्ट में जितने भी गिफ्टेड चिल्ड्रंस जो भी आएंगे, उनमें से उसे जो लगेगा कि ये सबसे ज़्यादा डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन दे सकता है जो उसके रिसर्च के लिए बहुत काम की होगी, तो वो उन लोगों को अपने उस सैंपल में सेलेक्ट करेगा और फिर उनको स्टडी करेगा। ये हो गया पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कन्वेनियंस इंसिडेंटल या हैफेजार्ड सैम्पलिंग। इसमें रिसर्चर क्या करता है कि उसकी जो अगेन लिस्ट नहीं होती पॉपुलेशन की और साइज़ भी नहीं पता उसे, तो वो क्या करता है जिन लोगों को वो इजीली एक्सेस कर सकता है, जो उसके आसपास अवेलेबल हो, तो उनको अपने उस सैंपल में सेलेक्ट करेगा। जैसे पर्सन ऑन स्ट्रीट इंटरव्यू, इसमें मान लीजिए किसी इश्यू पे न्यूज़ जो मीडिया जो हाउसेस होते हैं उनको मान लीजिए व्यू जानना हो लोगों का, तो जो मान लीजिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो उन्हीं लोगों का इंटरव्यू करेंगे ना जिनका वो प्रोटेस्ट साइट पे जो उनको मिलेंगे या जिनको वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे, है ना। तो ये हो गया कन्वीनियंस इंसिडेंटल हैफेजर्ड सैम्पलिंग। ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती, मतलब कम होती है। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, सबकी यही प्रॉब्लम है कि जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, यानी उस रिज़ल्ट की एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं होती। और बायस्ड रिजल्ट तो हो ही सकता है क्योंकि रिसर्चर अपने जजमेंट के हिसाब से लोगों को सेलेक्ट करता है अपने सैंपल में। नेक्स्ट टाइप है स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये तब यूज़ करते हैं जब या तो जो हमारी यूनिट्स है बहुत स्कैटर्ड हैं, या फिर उनको लोकेट करना या फिर उनको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जो रिसर्चर है वो जो भी दो चार लोगों को अपनी स्टडी के लिए जानता है या फिर उनके कांटेक्ट में आता है, उनको स्टडी करेगा और उनसे पूछेगा कि क्या आप ऐसे दूसरे लोगों को जानते हैं जो इस स्टडी के लिए ठीक होंगे या फिर ये क्राइटेरिया मीट करते हों। तो फिर वो जो पार्टिसिपेंट हैं वो सजेस्ट करेंगे कि हाँ ये लोग हैं, इनको आप स्टडी कर सकते हो। तो जैसे इसका एक एग्जांपल है, अनअकैडमी पे एक शो आता है CTWT शो। इसमें वो अलग अलग एग्ज़ाम्स के टॉपर्स को बुलाते हैं और उन टॉपर्स को पूछते हैं एंड में इंटरव्यू के कि क्या आप किसी का नाम सजेस्ट करना चाहेंगे जिनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ हो और हम उनको अगले इंटरव्यू में बुलाना चाहेंगे। तो फिर वो जिनको सजेस्ट करते हैं उनको वो अगले इंटरव्यू में बुलाते हैं। तो ये हो गया स्नोबॉल सैम्पलिंग, या फिर इसको ये भी बोलते हैं चेन रेफरेंस या चेन रेफरल सैम्पलिंग भी, क्योंकि इसमें एक जो हमारा सैंपल में जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को सजेस्ट करता है और वो फिर दूसरा है वो तीसरे एलिमेंट को सजेस्ट करता है, तो ये एक चेन बन जाती है, तो इसलिए इसको चेन रेफरल बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, कुछ हम क्राइटेरिया बना लेते हैं कि ये क्राइटेरिया के लोग हमें हमारी पॉपुलेशन में चाहिए, और उनको जैसे हमें जितने लोगों को लेना है, मान लीजिए हमें स्टडी करना है अगेन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, तो मान लीजिए एक पॉपुलेशन है उसमें 80% हिंदू है और 10% 20% कोई अदर माइनॉरिटी है।
तो हम क्या करेंगे, अगर हम रेंडमली पिक करेंगे तो हो सकता है कि इनका बहुत कम रिप्रेजेंटेशन हो। तो रिसर्चर क्या करता है जब उसको स्टडी करना होता है, तो ये जो है ग्रुप, जो माइनॉरिटी ग्रुप है, उसका कोटा फिक्स कर देता है कि 20% लोग इसके होंगे और बाकी किसी भी ग्रुप के हो सकते हैं। तो 20% लोग इस ग्रुप के आएंगे, तो वो इसमें कोटा फिक्स है, पर जो सिलेक्शन होता है वो रैंडम नहीं होता। मेन डिफरेंस ये है। तो सिलेक्शन जब होगा, वो रिसर्चर जिन लोगों को जानता है या फिर जिनको इजीली एक्सेस कर सकता है, उन लोगों को अपने सैंपल में सेलेक्ट करेगा। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोटा की जितनी पॉपुलेशन है उसी के रेशियो में ही फिक्स हो। सबका बराबर भी ले सकते हैं, जैसे 50% इसमें से और 50% इसमें से भी ले सकते हैं, या फिर 80 इसका ले सकते हैं, या फिर 20 इसका ले सकते हैं। तो जिसमें जो पॉपुलेशन में जितना परसेंट लोगों का है उसके प्रोपोर्शन में लेते हैं, तो वो होता है प्रोपोर्शनेट कोटा सैम्पलिंग। और जिसमें उनकी पॉपुलेशन में परसेंटेज को ध्यान में न रख के उनमें से इक्वल नंबर ऑफ लोगों को लेते हैं, जैसे 50-50 दोनों में से लेंगे, तो वो हो गया डिसप्रोपोर्शनेट कोटा सैम्पलिंग। तो इसमें यही होता है कि इसमें जो हमारे रिसर्चर जो है वो फिक्स कर लेता है कोटा, और सिलेक्शन जो होता है वो रैंडम नहीं होता। ये मेन डिफरेंस है इसमें। तो इसको कोटा सैम्पलिंग को और जो हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पड़ी थी, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। तो कोटा सैम्पलिंग में क्या है कि रिसर्चर को एक मोटा मोटा आइडिया है कि हमारी पॉपुलेशन में ये ग्रुप्स हैं, या फिर उसको जो टारगेट ऑडियंस है उसकी या पॉपुलेशन है उसकी, उसमें मान लीजिए उसको आइडिया कि 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं और इनका लगभग इतना प्रोपोर्शन है। तो वो जो सबसे कम ग्रुप है उसको अगर रेंडमली सेलेक्ट करेंगे, तो या फिर कोटा फिक्स नहीं करेंगे और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सेलेक्ट करेगा, तो हो सकता है उसके कोई एक भी यूनिट उस ग्रुप की ना आए अपनी सैंपल में। तो उसको थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए किसी एक ग्रुप के लिए या सारे ग्रुप्स के लिए कोटा फिक्स कर देते हैं वो। और फिर जो सिलेक्शन होता है वो हर जो ग्रुप है उसके लिए कोटा फिक्स है। तो और उस ग्रुप में से लोगों को सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट सब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच स्ट्रेटा या फिर ईच सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी, नोट रैंडम सिलेक्शन। ये मेन चीज़ है। तो कोटा सैम्पलिंग में एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से चूज़ करते हैं, न कि रेंडमली सेलेक्ट करते हैं। और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में भी यही होता है कि हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं इसमें, और फिर जो सिलेक्शन होता है वो रैंडम होता है। तो इसमें हमें पता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में पहली बात तो कि हमारी पॉपुलेशन में ये लोग हैं, साइज ये है, लिस्ट अवेलेबल है। तो उसको ध्यान में रखते हुए रिसर्चर अलग अलग जैसे एज ग्रुप के हिसाब से कर सकते हैं, यंग पीपल और ओल्ड एज, है ना। तो ये 2 ग्रुप में स्ट्रेटिफाइड में उसके पास लिस्ट है, सब कुछ है, तो वो डिवाइड कर लिया उसने। इसमें हमारे पास कोटा सैम्पलिंग में कोई लिस्ट या फिर कोई सैंपल हमें आइडिया नहीं है कि पॉपुलेशन का एग्जैक्ट साइज़ क्या है, पर एक रफ आइडिया रहता है कि इस ग्रुप का इतने लोग हैं। तो फिर वो पॉपुलेशन को नहीं डिवाइड करते कोटा सैम्पलिंग में, ये बस अपने सैंपल के लिए हमारे सैंपल में कितने परसेंट कौन से ग्रुप के लोग होंगे ये फिक्स कर लेते हैं। और फिर जो सिलेक्शन होता है वो किसी लिस्ट के हिसाब से नहीं होता कोटा सैम्पलिंग में, बस जो लोग उसको अवेलेबल होते हैं उनका सिलेक्शन उसमें कर लेते हैं। जबकि स्ट्रेटिफाइड में एक लोग पॉपुलेशन है उसकी लिस्ट होती है, और फिर उस पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप में। जैसे ये यंग लोग हो गए मान लीजिए 100, और ओल्ड एज वाले हो गए 20। मान लीजिए हमारी पॉपुलेशन में इतने लोग हैं, तो ये इसने डिवाइड कर दिया, 100 लोगों को इस ग्रुप में रख दिया और 20 को इस ग्रुप में रख दिया। और फिर जो 20 लोग हैं उनमें से जितने भी लोगों को सेलेक्ट करना होगा उनको रेंडमली सेलेक्ट करेगा। मान लीजिए 4 लोगों को है तो चारों को रेंडमली सेलेक्ट करेंगे, और इसमें से मान लीजिए हमें 10 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो इसमें से भी रेंडमली 10 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे मेन डिफरेंस ये है कि इसमें पॉपुलेशन हमें पता है कि ये लोग हमारी पॉपुलेशन में है, तो हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। जबकि कोटा सैम्पलिंग में हमें नहीं पता पॉपुलेशन में कौन कौन लोग हैं, हमारे पास बस एक रफ आइडिया है और उसके हिसाब से
हम पॉपुलेशन को नहीं डिवाइड कर रहे, हम हमारे सैंपल के लिए बस किसी एक ग्रुप के लिए कोटा फिक्स कर देते हैं, और फिर जो भी लोग हमें मिलेंगे या फिर जिनको हम अवेलेबल या जिनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उन लोगों को हमारे सैंपल में ले लेंगे। तो इसमें जो लिस्ट होना ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलेशन की लिस्ट पूरी की पूरी हो। तो आप अपने पड़ोस में जो लोग हैं उनको भी अपने सैंपल में ले सकते हैं, बस उस फिक्स जो हमने कोटा फिक्स किया है उन ग्रुप्स के होने चाहिए। तो इसमें जो हमें जो सैम्पलिंग फ्रेम या जो लिस्ट चाहिए होती है वो नहीं चाहिए होती कोटा सैम्पलिंग में, जबकि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, इसलिए हमें पॉपुलेशन की लिस्ट चाहिए होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें हम पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसमें ग्रुप्स में पॉपुलेशन को नहीं डिवाइड करते हम, बस एक दो या फिर सारे ग्रुप्स का डिफरेंट कोटा फिक्स कर देते हैं, और फिर हम जिन लोगों को इजीली, जो लोग हमें मिल जाते हैं सड़क पे, चल मान लीजिए हमने मार्केट में जाके सेलेक्ट करना है, तो हम वहाँ जो लोग हमारे सबसे पहले मिलेंगे हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इसमें कोटा सैम्पलिंग में और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। कुछ बातें देख लेते हैं कि सैम्पलिंग एरर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सैम्पलिंग एरर रिड्यूस करने के लिए हमें अपना सैंपल साइज बढ़ाना होता है, और सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च। इन्फॉर्मेंट कौन होता है हमें, और रिस्पोंडेंट कौन होता है। रिस्पोंडेंट होता है जो हमने यूनिट्स अपने सैंपल में सेलेक्ट करी हैं, तो वो जो यूनिट्स जो अपने बारे में जानकारी देंगी वो है रिस्पोंडेंट। इन्फॉर्मेंट जैसे होता है एथनोग्राफिक स्टडीज़ में या फिर किसी भी टाइप की स्टडी में, जो एक ऐसा पर्सन जो हमें उस ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो ग्रुप को स्टडी करने के लिए, उस ग्रुप तक पहुंचने के लिए एक पर्सन होता है जो हमें उस ग्रुप से इन्फॉर्म करवाएगा, उससे इंट्रोड्यूस करवाएगा, तो वो होता है इन्फॉर्मेंट। और रिस्पोंडेंट उस ग्रुप के लोग जिनको हम एक्चुअल में इंटरव्यू करेंगे या फिर उनको स्टडी करेंगे, जो लोग अपने बारे में बताएंगे हमें, वो होते हैं रिस्पोंडेंट। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अलग अलग रिसर्च मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे।